रिकॉर्डिंग भी हो गई है शुरू। अब करते हैं शुरुआत। तो ज्योग्राफी में हमारा पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो बोलने जा रहा हूं ये पूरा सार देश का, ना कि इस बुक का या चैप्टर का। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का शुद्ध हिंदी में जो मतलब है वो है संसाधन। आवाज नहीं आ रही है तो एक काम करो, यश एक बार बैग जाके वापस आ जाऊं, और एक काम करता हूं मैं भी एक बार बैग जाके वापस आ जाता हूं, सो दैट कहीं। हाँ एक मिनट, मैं जा रहा हूं बैग। तो अब सुनो, हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर। ज्योग्राफी की पूरी बुक ही एक बार में देख रहे हैं बेसिकली हम। तो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और ये ही बेसिकली पूरी ज्योग्राफी बुक का ही इंडेक्स है। ध्यान से सुनना, चैप्टर 1 आगे के जो 6 चैप्टर्स हैं उनका इंडेक्स बन के काम करेगा। तो पहले चैप्टर 1 को ठीक से समझते हैं। चैप्टर 1 का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में इस चैप्टर का नाम होगा संसाधन और विकास। मोदी जी की भाषा में बोले तो विकास या उन्नति। तो संसाधन और उन्नति, इसी बात को सबसे पहले ध्यान से समझना है। किसी भी देश की उन्नति के पीछे उसके संसाधन ही जिम्मेदार होते हैं, यानी रिसोर्सेज नहीं तो कोई कंट्री ही नहीं। इतना बड़ा टॉपिक तुम यहां पे सुनने जा रहे हो। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो रिसोर्सेज शब्द का शुद्ध हिंदी मीनिंग है संसाधन, और इसका बेसिक मीनिंग होता है एनीथिंग विच फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज जो इंसान की जरूरतों को पूरा करती है उसे रिसोर्स कहते हैं। अब रिसोर्स दो टाइप के हैं। बेसिकली रिसोर्स कई टाइप के हैं, लेकिन मतलब ध्यान से सुनना, आप रिसोर्सेज तो मान लो धरती पे 100 है, किसी देश के पास मान सकते हैं सिर्फ 100 ही रिसोर्सेज है। लेकिन इन 100 रिसोर्सेज को पढ़ने का या उनको कैटेगराइज करने का, मेन शब्द है कैटेगराइज करने का। कैटेगराइज करने के कई तरीके हैं। तो कैटेगरीज बनाने के, बेसिकली कैटेगराइज करना, कैटेगरीज में बांटना। तो सबसे पहले मान लो आपके पास 100 रिसोर्सेज हैं, 100 ही है मान लेते हैं, वैसे काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं और इसकी कोई गिनती भी नहीं होती है, बट स्टिल फॉर द टाइम नहीं हम मान रहे हैं 100 रिसोर्सेज हैं। तो आप इन 100 के 100 रिसोर्सेज को सबसे पहले क्लास कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन और ऑकरेंस, कि ये रिसोर्स आता कहां से है। अगर वो रिसोर्स नेचर से ही मिला है, उसमें ह्यूमन का कोई हाथ नहीं है, तो वो नेचुरल रिसोर्स कहलाएगा। और अगर वो रिसोर्स इंसानों ने बनाया है तो फिर हम उसे मैन मेड रिसोर्स कहेंगे। उदाहरण, हवा। हवा इंसानों ने नहीं बनाई, लेकिन इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है। आप खाना 4 दिन खाए बिना रह सकते हैं, पानी 4 घंटे तक पिए बिना रह सकते हैं, लेकिन हवा आप 4 सेकंड भी नहीं रोक सकते। तो इससे समझो कि ये कितना कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसको हम सबसे ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं। ग्रांटेड का मतलब समझना, ऐसे जैसे हमारे बाप की जागीर है। सबसे ज्यादा गलती करते हैं हम यहाँ। तो हवा दिखती भी नहीं है, सोचो, एक बड़ा ड्रॉबैक। एक तो दिखती भी नहीं है, पानी एटलीस्ट दिखता तो है, खाना पीना ये सब दिखता है, ये बेसिक जरूरत है इंसान की, कपड़ा वपड़ा सो ऑन, है ना, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं मानता हूं सबसे पहले हवा पानी, है ना। तो ये रिसोर्सेज है। तो ये हवा पानी ये सब क्या है? लैंड, इवन जमीन जो है वो भी नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मैं रफ एग्जांपल ले लूंगा कि चेयर बोल दिया अपन ने, वैसे चेयर भी है, बट एक बहुत अच्छा उदाहरण जो हम रियल लाइफ में देखते हैं इंसान की जरूरतों को पूरा कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल नहीं है, नेचुरल है बट वो हमारे काम की नहीं है। जो हमारे काम आती है, हमारी जरूरतों को पूरा करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी मैन मेड है। तो दो तरह के रिसोर्सेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन और ऑकरेंस, ये इनका बेसिस है पहला। दूसरा बेसिस हो सकता है रिसोर्सेज का कि वो किस तरह अवेलेबल है। ठीक है, तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, कुछ लिमिटेड होते हैं, कुछ रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड होते हैं। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल भी इसी का एक टाइप है जो तुमने पहले सुना होगा। कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल है, कुछ नॉन रिन्यूएबल है। तो अब पूरी कहानी मैं यहां नहीं सुनाऊंगा, चैप्टर 1 में यही सुननी है कि रिसोर्सेज कितने हैं, कैसे हैं, और उनको कितनी कैटेगरीज में किस किस बेसिस पर बांटा जाता है। दैट्स इट, चैप्टर यही खत्म हो गया है अगर तुमने इस बात को पकड़ लिया। ठीक, इसके अलावा लेकिन आगे भी लिखा है डेवलपमेंट। तो इतने में समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंट्री बिना रिसोर्स के डेवलप नहीं कर सकती। आप क्या, नदियां होंगी तो बिजली बनेगी, तो नदी इज अ रिसोर्स और वाटर एज अ रिसोर्स हमें वहां पे देखना होगा। ठीक है, हवा चलती होगी आपकी कंट्री में तो हवा से विंड मिल चला सकते हो। सन बहुत टाइम तक रहता हो, जैसे दुनिया में जानते होगे कई सारे देश है जिनके लिए सन एक कीमती रिसोर्स नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ सन आता ही नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? इंडिया में सन तुम्हें ज्यादातर पूरे साल भर देखने को मिलता है, ये तुम्हारी किस्मत है।
कि तुम यहाँ सोलर एनर्जी पे भी काम कर सकते हो, एज अ रिसोर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसको समझो। इसके अलावा जो बेसिक रिसोर्स हैं एक देश के पास जो होते हैं, उनमें गोल्ड सिल्वर ये बड़े रिसोर्सेज माने जाते हैं, ठीक है ना। इनकी मदद से आयरन एक बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि आयरन जिसके पास होता है वो कंट्री डेवलपमेंट बहुत तेजी से शो करती है, उसके यहाँ सड़कें बनती हैं, उसके यहाँ हवाई जहाज बन सकते हैं, उसके यहाँ गाड़ियां बन सकती हैं। सोने चांदी से तो नहीं बनाते हैं, है ना। तो आयरन भी एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और बिना रिसोर्सेज के डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसको समझाने की कोई जरूरत ज्यादा होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब बुक को पढ़ना तो हम कभी भी शुरू कर देंगे। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। अब जो चैप्टर 2 से लेके 7 तक जो चैप्टर्स हैं, इनके जब तुम नाम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो खुद एक सिंगल रिसोर्स पकड़ के बैठ गए, एक अकेला कोई सा पकड़ के बैठ जाएंगे हर चैप्टर में, और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 में हम जो रिसोर्स पकड़ के बैठ गए हैं वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये दो लग रहे हैं लेकिन है एक, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का मतलब ये होता है द लाइफ विच एग्जिस्ट इन अ फॉरेस्ट। अल्टीमेटली हम पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स कैसे काम आता है इंसानों के लिए, है ना, किसी और को नहीं रखते, इंसान की जरूरत पूरी करानी है बस। तो इंसानों के लिए फॉरेस्ट कैसे काम आता है, तो ध्यान से देखो। तुम क्रिकेट खेलते हो फॉरेस्ट की वजह से, तुम घर में सोफे पे बैठे हो फॉरेस्ट की वजह से, पलंग पे सो रहे तो है ना फॉरेस्ट की वजह से, घर में खिड़की दरवाजे लगे फॉरेस्ट की वजह से। ये तो बेसिक उदाहरण है। तुम किताब पढ़ रहे हो फॉरेस्ट की वजह से, बहुत अच्छा उदाहरण अभी हमें आदि ने दिया, बगल में बैठा है। इसके अलावा तुम्हें बीज खाना है और सो ऑन, बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो तुम्हें चाहिए, तो ये सब और सिर्फ किसकी वजह से मिल रहे हैं, फॉरेस्ट की वजह से। तो ध्यान से देखो, फॉरेस्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना केवल एक इंसान की लाइफ में, ओवरऑल एक सोसाइटी या एक कंट्री या इवन पूरी मैनकाइंड की लाइफ में। ध्यान से सुनना, मैं स्टेज बाय स्टेज बहुत ऊपर चले जाऊंगा, है ना, बातों बातों में। तो एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, एक सोसाइटी के लिए नहीं, एक कंट्री के लिए भी नहीं, पूरी ह्यूमन काइंड इस धरती पे जहां जहां जैसा भी इंसान रह रहा है, फॉरेस्ट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रिसोर्स है। इवन रिसोर्स में नंबर 1 पे, जैसे चैप्टर 2 है भले ही, लेकिन नंबर 1 रिसोर्स जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो कौन सा है, फॉरेस्ट। क्योंकि ध्यान रखो, अर्ली मैन के जमाने से इंसान की जरूरतें पूरा करते हुए कोई रिसोर्स आ रहा है तो उसका नाम है फॉरेस्ट। तब से हम इसको जानते हैं, हमारा सबसे फैमिलियर रिसोर्स। अब चलते हैं अगले की तरफ, चैप्टर 3। नाम क्या है, वाटर रिसोर्स। अभी बोला था इसके बिना नहीं रह सकते। यस, गूंज रही है। बाकी लोगों के लिए भी ऐसा प्रॉब्लम है क्या कि मेरी आवाज गूंज रही है? तो शुभ, एक बार बैक जाके वापस आ जाओ, कुछ तुम्हारे फोन में भी हो सकता है ऐसा कुछ हुआ। तो आगे चलते हैं, थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। नाम है इसका वाटर रिसोर्सेज। तो फिर से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या कह रहा है किताब, हमसे क्या कहना चाह रही है, पानी को एज अ रिसोर्स। अब देखो, पानी को तुम लोग से इतना मत सोच लेना कि हम इसमें है ना नहाते धोते पीते हैं, खाना वाना पक जाता है, यही गलत हो जाओगे। बहुत छोटा एंगल है ये सोचने का। और इवन मैं ये बोलूंगा, 10th की बुक को मैं ना पढ़ाऊं, तुम खुद पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा एंगल बहुत बड़ा है सोचने का। लेकिन इस किताब को अगर तुमने खुद से एक एक शब्द बाय शब्द पढ़ा तो तुम्हारी सोच का जो नजरिया है ना वो बदलेगा। कैसे पढ़ना है, इंडेक्स से ही पढ़ना है सबसे पहले। तुमने देखा वाटर रिसोर्स चैप्टर पढ़ेंगे, आज हम चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडेक्स पे आओ, देखो चैप्टर 3 का नाम है वाटर रिसोर्सेज। उसकी लंबाई लंबाई देख लो, 11 पेज का है, 23 से शुरू होगा, 34 पे खत्म होगा, ये भी देख लो। इसके बाद यहीं से बैठ के अंदाजा लगाओ कि वाटर रिसोर्सेज में क्या पढ़ाएगी यार किताब, क्योंकि तुम्हें तो पहले से पता है कि किताब में क्या पढ़ाने वाले हैं। तो अब तुम सोचोगे कि यार मैं पानी पीता हूँ, मेरे कपड़े धुलते हैं, मैं खुद नहाता हूँ, है ना, और दो चार चीजें गार्डनिंग वार्डनिंग हो जाती है, ये सब है। लेकिन अगर ध्यान से सोचोगे तो तुम्हारे घर में जो बिजली जल रही है, जिस पंखे की हवा तुम खा रहे हो, कूलर की हवा खा रहे हो, लाइट है, मोबाइल चार्ज है तुम्हारा, इस सबके पीछे भी कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्स का ही एक बड़ा हाथ है। इसके अलावा वाटर एज अ ट्रांसपोर्ट कितना बढ़िया रिसोर्स है उसको कभी हम नहीं देखते। तो अपने नजरिए को थोड़ा बड़ा करके देखना है ना। इवन हो सकता है अभी भी तुमसे बात करते करते भी मैं एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मिस कर रहा हूँ जो इस बुक के अंदर बहुत ही बारीकी से कवर किए, क्योंकि बुक ने कोशिश की है कि हर एक बात जो उससे जुड़ी हुई है, उस रिसोर्स से जुड़ी हुई है, वो तुम्हें सिखाई जाए। चलिए फिर आते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। ऑब्वियस, पानी के बाद दूसरी जरूरत है खाना। अब खाने को फूड ना लिख के उन्होंने एक इज्जतदार नाम दे दिया, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, अपन को ध्यान से बड़े एंगल पे सोचना है। एग्रीकल्चर एज अ रिसोर्स, तो फिर से एग्रीकल्चर को इस तरह सोच लेना कि तुम्हारा पेट भर जाता है, नहीं। तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं, एग्रीकल्चर का हाथ है ना, क्योंकि कॉटन एक फसल है, और मोस्ट ऑफ द जो क्लॉथ्स हैं वो अभी भी आर्टिफिशियल ना हो क्या,
नेचुरल ही प्रेफर करते हैं। तो रेशम हुआ, सिल्क वॉर्म भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो इस तरह समझना है तो एग्रीकल्चर को आराम से पढ़ना। इस चैप्टर में कुछ और भी डिटेल्स दिए, उनमें मैं शॉर्ट में बता दूं। जैसे कि गेहूं है, तो देखो मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या दो बड़ी बातें की है। एक तो सॉइल कितने तरह की होती है, ये तुमने पहले बचपन में कहीं सुना होगा, इस चैप्टर में और थोड़ा डिटेल में आया है कि कितने तरह की हाँ सॉइल है। तो एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड सो ऑन, ब्लैक सॉइल, ये दिया हुआ है। हर एक सॉइल किस चीज के लिए काम आती है ये भी दिया है। जैसे ब्लैक सॉइल पे हर साल सवाल आता है, काय के लिए फेमस होती है, कॉटन के लिए। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम होता है कॉटन ब्लैक सॉइल। इतनी हद है ना। तो ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, इनकी प्रॉपर्टीज। अच्छा और चीजें सुनते हैं, कल मैंने केमिस्ट्री में कुछ बातें बताई थी कि जमाने भर के जो सॉल्ट है वो कहाँ रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। तो कौन सी मिट्टी में कौन सा सॉल्ट ज्यादा है, इस पर भी बात की गई है किताब में। जैसे लाल मिट्टी में आयरन की ऑक्साइड होती है, लोहे का कलर भी लाल पीला सा होता है, और आयरन ज्यादा होने की वजह से लाल मिट्टी लाल दिखती है। क्योंकि कोई भी मिट्टी किसी कलर की दिख रही है तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट मौजूद हैं उनका हाथ होता है। हमने देखा था सॉल्ट के कलर अलग अलग होते हैं। तो इस उतनी डिटेल तक जाके पढ़ना। कल मैंने केमिस्ट्री में काफी हद तक इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो अब ज्योग्राफी में हेल्प लेना उसकी कि कौन सी मिट्टी किस न्यूट्रिएंट में रिच है। हम इसको एज ए न्यूट्रिएंट देखेंगे। जैसे सोडियम केमिस्ट्री की टेबल में एक एलिमेंट है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए एक न्यूट्रिएंट है। कहते हैं ना हम लोगों को आयरन की कमी हो गई, तो वो आयरन एलिमेंट की कमी नहीं हुई, वरना लोहा चबा सकते हो फिर तुम, लोहे के सरिये चूस लो, ऐसा नहीं करना है। वो आयरन न्यूट्रिएंट की कमी हुई है, यानी वो आयरन डायरेक्ट नहीं खाना है, पेड़ों के जरिए जब वो आएगा सॉल्ट के फॉर्म में वो काम में लेना है ना। तो इसको डिफरेंस समझना। तो बेसिकली पहला पार्ट है जमीन के बारे में या मिट्टी के बारे में बात करेंगे चैप्टर में। दूसरा पार्ट है फसलों के बारे में। जो खास फसलें हैं जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, कॉटन, टी, कॉफी, ये सब जो फसलें हैं जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, ये किस मिट्टी में, किस टेम्परेचर में, कितनी रेनफॉल में, तीन बातें। किस मिट्टी में, किस टेम्परेचर में और कितनी रेनफॉल में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से उग सकती है, इतनी डिटेल और पढ़नी है। मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, डेटा बेस्ड है, तो मैं रटना पड़ेगी कुछ चीजें। जैसे गेहूं 25 डिग्री से लेके 33 डिग्री के बीच में उगता है, फलाने महीने में डाला जाता है, उस महीने में काटा जाता है, इतनी बारिश होनी ही चाहिए। ये बातें याद करने की है, तो इनको मेमोराइज करना होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा मेमोराइजेशन पे काम करता है। नंबर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको दोनों को कैटेगरीज में बांटो, मिनरल और एनर्जी। मिनरल अभी अगर तुम देखें तो नहीं जानते हो, लेकिन मिनरल चैप्टर 3 है हमारा केमिस्ट्री का। मिनरल क्या होते हैं, तो किसी भी मेटल को जमीन से जब निकालते हैं तो उसे ओर कहते हैं, ओर, ORE, खदान। उसी ओर में से जब मेटल निकाला जाए और प्रॉफिट हो तो हम उस ओर को मिनरल कह देते हैं। ध्यान से सुनना, ओर को मिनरल कह सकते हैं, लेकिन मिनरल को ओर कहें ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अपोजिट होता है। मिनरल में क्या केस होता है, मिनरल में मेटल प्रॉफिट देता है। इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझाता हूं, फिर चैप्टर 3 जब केमिस्ट्री का पढ़ेंगे वहां भी सिखाऊंगा, और चैप्टर 5 जब तुम इसमें पढ़ोगे तो काफी कुछ सीखोगे। और मैं भी किसी दिन पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको तुम लोग पहले सेल्फ रीडिंग दो हर एक चैप्टर को, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करें, ना कि उसको पढ़ें। ये टारगेट होना चाहिए हमारा इस साल का। तो मिनरल एंड एनर्जी, तो मिनरल्स बेसिकली शॉर्ट में हम ऐसा बोले कि एक ऐसी खदान जिससे मेटल को प्रॉफिटेबली, फायदेमंद तरीके से निकाला जा सके। अब ये फायदेमंद और गैर फायदेमंद क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। देख सुनो, खदान निकलती है जमीन के नीचे, इसके लिए सरकार निकालती है कॉन्ट्रैक्ट कि एक बहुत बड़ा खाली मैदान पड़ा है, और सरकारी साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस खाली मैदान के नीचे लोहे की या कॉपर की या गोल्ड की खदानें हैं। तो क्या होता है, देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, जैसे कि दो चार नाम ले ले, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, बिरला बिरला आते हैं, वो सरकार से डील करते हैं। सरकार उनको एक रेट देती है कि हम इस जमीन को 6 महीने के लिए किसी को भी देने को तैयार है, 6 महीने में वो आदमी इसमें से जो लूट सकता है लूट ले, सब उसका। लेकिन इन 6 महीने के लिए इस जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होगा इतने करोड़, इतने फलाने ठिकाने रुपए पे, जो भी उनका डील होता है। तो अगर वो डील 1 करोड़ में हुई है ना, कि 1 करोड़ में अगले 6 महीने के लिए वो जमीन किसी एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने ले ली, तो अब उन 6 महीने के अंदर उस बिजनेसमैन को उस जमीन से अगर 1 करोड़ से ज्यादा का मेटल नहीं मिल रहा है तो फिर वो लॉस में गया है।
इवन 1 करोड़ से ज्यादा का तो मैं बोल रहा हूं, जस्ट उदाहरण के लिए उसे वहां से लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए का मेटल वहां से मिलना चाहिए, क्योंकि मेटल सिर्फ जमीन खरीदने से थोड़ी निकल आएगा बाहर। वहां खुदाई करनी होगी, मैन पावर लगानी होगी, मशीन्स लगानी होगी, और फिर रिस्क लेना होगा कि कितने लेवल पे निकलेगा। ये थोड़ी बताया था कि 10 फीट नीचे मिल जाएगा। तो समझ रहे हैं आप रिस्क फैक्टर, ये भी मैं सुनाना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क होता है एक बिजनेसमैन की लाइफ में। मान लो उसने खुदाई करनी शुरू की और उसको लग रहा था 10-15 फीट पे निकल आना चाहिए, 10 फीट खुदाई कर ली, कुछ नहीं निकला। उसने कहा चलो 5 फीट और करते हैं, 15 कर ली, कुछ नहीं निकला। 20 कर लेते हैं, कुछ नहीं निकला। क्या हो रहा है? समय बीतता जा रहा है, और क्या हो रहा है? खर्चा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे खुदाई ज्यादा कर रहे हैं, फ्यूल, मैन पावर सब बर्बाद हो रहे हैं, सबका खर्चा बढ़ता जा रहा है, और अभी तक चवन्नी का भी पैसा वापस नहीं आया। मतलब हर दिन रिस्क होती है कि पैसा अंदर डालें कि ना डालें, वरना आज जो पैसा डाला वो डूब ना जाए। कल तक का तो डूबा पड़ा ही था, आज वाला भी डूबेगा या इससे कुछ मिलेगा। अब मिलने की भी उम्मीद है और खोने का डर। ये जन्नत मूवी का एक डायलॉग था, जीतने की उम्मीद और हारने का डर। इन दोनों के बीच में जो टेंशन वाला वक्त होता है वो बहुत कमाल का होता है। इसको अगर सच में रियलाइज करना है तो उससे पूछो जिसने जमीन ली हुई है खदान निकालने के लिए। जीतने की उम्मीद और हारने का डर दोनों एक साथ होते हैं इंसान के दिमाग में। ये रेंटली होती है, क्योंकि वो जमीन तो सरकारी है ना, जमीन थोड़ी किसी को दे देगी सरकार। समझ रहे हो? तो एक बहुत बड़ी जमीन होती है, बेसिकली कोई जंगल वंगल होता है, कोई खाली जमीन पड़ी रहती है तो सरकारी होती है। जैसे तुम उदाहरण के लिए ट्रेन से जाते हो, अशोकनगर से थोड़ी दूर पहुंचते हो तो भी देखते हो कि कितनी जमीन पड़ी है भाई, कौन है इसका मालिक? सोचना कभी एक बार बारीकी से। पूरा बड़ा भारत देश है ना, इसका काफी हिस्सा जनता के पास है। जैसे एक घर है मेरा है, तो इसकी जितनी भी जमीन है, ये 20-40 प्लॉट है ना, मीटर फीट वॉट एवर, ये मेरा है। ऐसे कुछ कुछ लोगों ने और भी लिया हुआ है, लेकिन काफी जमीन है जो अभी भी बिल्कुल खाली है। और जिस जमीन का कोई मालिक नहीं होता उसका सरकार हो जाता है। फिर सरकार उस जमीन की मिट्टी को टेस्ट करती है। ये भी सुनो, थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक हो जाए। मिट्टी को टेस्ट करती है सरकार, और मिट्टी के सॉल्ट से पता लगा लेती है कि नीचे कौन सा मेटल मिल सकता है। ये साइंटिफिक रिसर्चेज है। मिट्टी को टेस्ट करके अंदाजा लगाते हैं कि इस मिट्टी के अंदर अगर आयरन का सॉल्ट ज्यादा है तो चांसेस है कि यहां पर आयरन निकलेगा। फिर जमीन, उस जमीन को सरकार है ना वो डालती है, उस पर टेंडर पे डालती है, कॉन्ट्रैक्ट पे डालती है, और ऐसे केस में उस जमीन को सस्ते में देते हैं क्योंकि वहां से लोहा निकलेगा। अगर सोना निकलने की उम्मीद है तो बहुत महंगे में देते हैं। एंड डिपेंड करता है, सरकारी रेट इन चीजों पे वेरी करते रहते हैं। तो हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 5, इसका पहला हिस्सा मिनरल। तो मिनरल एक रिसोर्स है जो मैं सबसे पहले बताया था, सोना चांदी ये सब मिनरल रिसोर्सेज में आते हैं। फिर है एनर्जी, एनर्जी रिसोर्सेज। ये भी मिनरल रिसोर्सेज से मिलते जुलते हैं लेकिन मिनरल वाला काम नहीं करते। यानी इससे आप जहाज थोड़ी बना पाओगे, लोहा थोड़ी है, कॉपर नहीं है कि आप वायर बना लोगे और जो भी आप कॉपर से कर सकते हो वो कर लोगे। सोना चांदी भी नहीं है जिस तरह आप इसको यूज कर सको। एनर्जी रिसोर्सेज एनर्जी देते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि ये जमीन के अंदर से निकलते हैं। कौन है ये? तो इनको ध्यान से याद कर लो, तीन ही है, और तीनों तीनों रूप में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के रूप में निकलने वाला एनर्जी रिसोर्स है कोयला। कौन सा रिसोर्स है ये ऐसा रिसोर्स है जो हमें एनर्जी देता है। हीट एनर्जी दे सकता है ना, कन्वर्ट कर लो, इलेक्ट्रिकल भी दे देता है थर्मल पावर प्लांट में, जो भी करो। फिर दूसरे नंबर पर लिक्विड कौन है? पेट्रोलियम, नॉट पेट्रोल, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल या नेचुरल ऑयल, जो भी बोले हम उसको, पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है। और नंबर 3 गैसियस स्टेट में नेचुरल गैस। तो क्योंकि ये जमीन के अंदर से निकलते हैं इसलिए इनको चैप्टर 5 में इकट्ठा डाल दिया। चैप्टर 4 देखो जमीन के अंदर नहीं बाहर से आता है, एग्रीकल्चर, तो जैसे कि देखना हो तो इसको इसलिए एक साथ रखा दोनों को। वैसे दोनों सेम नहीं है, कोयले का सोने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक साथ क्यों आए हैं? क्योंकि ये सब जमीन के अंदर वाले रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो मिनरल एंड एनर्जी काफी अच्छे समझ गए होंगे। एनर्जी के 3 ही टाइप है, मिनरल तो जितने एलिमेंट है उतने सारे है ना, सारे एलिमेंट जमीन से ही आते हैं। नॉन मेटल है जो हवा से मिल जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी अगर भारत में हो गई है तो जमीन में खुदाई नहीं करनी, वो जमीन के ऊपर से आती है ना, वो भी एक रिसोर्स है, एयर के अंदर आ जाता है वो। उसको ज्यादा डिटेल में भी बात ना करें क्योंकि बुक नहीं कर रही है। आगे आते हैं नंबर 6। नंबर 6 तक आते आते हम ये देख पा रहे हैं कि चैप्टर 5 तक जो बुक थी वो नेचुरल रिसोर्सेज पर बात कर रही थी। नोटिस करो, फॉरेस्ट नेचुरल, वाटर नेचुरल, एग्रीकल्चर नेचुरल, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज भी नेचुरल। अब जो चैप्टर आया है
वो है मैन मेड रिसोर्सेज पर। क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये जो हमें सामान बना के देती हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आएगा। तो इस चैप्टर में तुम्हें इंडस्ट्रीज के बारे में सिखाया जाएगा। सबको पता है 3 तरह की इंडस्ट्रीज होती है, फिर से क्या हो रही है, कैटेगराइज कर रहे हैं। कौन कौन सी 3? लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे इस चैप्टर में। और भी डिटेल में पूरी बातें बताई गई है, इंडस्ट्रीज कैसी कैसी हैं, किस किस तरह की हैं, दुनिया की फेमस इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, इंडिया की फेमस इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। जैसे इस चैप्टर से जीके के कुछ क्वेश्चन बता दूं मैं, दुनिया में नंबर 1 कपड़ा बनाने वाला देश कौन सा है? कपड़े में नंबर 1 कंट्री कौन सी है? कंट्री, कंट्री बेटा, यूके, इंग्लैंड, है ना। हाँ, सिटी कौन सी है? लंदन होनी थी लेकिन नहीं। यूके का एक शहर है, इंग्लैंड में एक शहर है मैनचेस्टर, नाम सबने सुना होगा, वहां की फुटबॉल टीम बहुत फेमस है ना। मैनचेस्टर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है कपड़े के मामले में। कपड़ा ही कपड़ा बनता है, मतलब ये मान लो मैनचेस्टर का हर आदमी कपड़ा बनाता है। वहां के बच्चे बच्चे को कपड़ा कैसे बनता है ये पता है, इतना ज्यादा कपड़े का कारोबार होता है मैनचेस्टर पे। ठीक है। अब इंडिया का नंबर 1 कपड़े का शहर, इंडिया कंट्री तो बताई थी मैंने, इंडिया में कौन सा शहर है जो कपड़े के लिए फेमस है? काफी आसान सवाल है, सोच के जवाब दो। गुजरात तो स्टेट हो गया बेटा, काफी क्लोज है। अहमदाबाद आंसर आ चुका है, आदि ने जवाब दे दिया है, अहमदाबाद। अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे ठीक है, थोड़ा ये रिलेट करना है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि कपड़े में कौन है इंडिया का नंबर 1। और ऐसे ही जापान का भी एग्जांपल दिया है इसी चैप्टर में, कॉट है ना, तो वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ध्यान सुन लो अभी से ही। एक इंडस्ट्री को उठा के उसकी डिटेल बता रहा है चैप्टर, ये सुनना। तो 2-4 इंडस्ट्रीज को चैप्टर ने डिटेल में उठाया है और उनके बारे में बहुत गहराई से बात की है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल में बात की है। ऑटोमोबाइल में नंबर 1 कौन है ना दुनिया में? ना, ऑटोमोबाइल दुनिया की नंबर 1 कंट्री ऑटोमोबाइल के मामले में, इट इज जर्मनी। जर्मनी। वॉक्सवैगन दुनिया की सबसे फेमस कंपनी है जो हिटलर ने चालू की थी, वॉक्सवैगन। एग्जैक्टली, ये याद रखना, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है वॉक्सवैगन। ठीक है, कार्स, बाइक्स नहीं बनाती है, कार्स ही कार्स। और वॉक्सवैगन, एग्जैक्टली, वॉक्सवैगन उनकी मालिक है। ये बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू सब इसके अंडर में आती है वॉक्सवैगन के। इमेजिन, वॉक्सवैगन पेरेंट कंपनी है। फिर इसकी, हाँ बीएमडब्ल्यू नहीं आती है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी पॉर्श शायद आती है, या ये भी नहीं आती है, आई डोंट नो बट हाँ एक बार देखना कि है ना, वॉक्सवैगन इज द पेरेंट कंपनी ऑफ हाउ मेनी कंपनीज एंड कौन। एग्जैक्टली, आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट काफी बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंडर में काम करती हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है पेरेंट कंपनी वॉक्सवैगन, स्टार्टेड बाय हिटलर, नॉट एक्चुअली बाय हिटलर, हिटलर का एक दोस्त। हिटलर ने अपने एक दोस्त को उस जमाने में प्रोजेक्ट दिया था कि गाड़ियां बनाओ, और हम हिटलर वाले चैप्टर में देखेंगे भी कि हिटलर को गाड़ियां चाहिए क्यों थी। सवाल तो ये है, क्यों उसने जर्मनी जैसे गरीब देश को, एग्जैक्टली ये बहुत बढ़िया, ये मैंने 9th में बताया था। हिटलर का टारगेट था कि उसके देश की तरक्की कब होगी, जब वो अपने देश के लोगों को लड़ भिड़ के दूसरे देशों को हरा के रिसोर्सेज लूट लाए। और इसके लिए उसने अपने देश के जो रिसोर्सेज थे उनका काय में कन्वर्जन किया, सड़कों में और गाड़ी में। ये उस जमाने में दुनिया की नजर से एक बहुत बेवकूफी भरा आइडिया था कि कोई गरीब देश अपने देश का सारा पैसा काय में लगाए दे रहा है इन कामों में जिनका कोई सेंस नहीं दिख रहा उनको। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये देश अभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करेगा। तो पहले उसने लोगों को सड़कें दे दी, गाड़ियां दे दी, ताकि देश के अंदर से लोगों के जो रिसोर्सेज हैं जो सेना को दिए जाने हैं वो लगातार बिना रुके हर समय पहुंच सके। तो इसके लिए उसने वहां पर वॉक्सवैगन स्टार्ट की थी, जो उस समय क्या बनाती थी, कार नहीं बनाती थी, मिलिट्री के ट्रक, टैंकर ये बनाया करती थी। फिर ये कंपनी जब आगे वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो इन सब चीजों की जरूरत खत्म हो गई, तो इसने अपनी सारी टेक्नोलॉजी और नॉलेज काय में डाल दी, लोगों के लिए कुछ यूजफुल बनाने में। आर्मी से उतर के सोसाइटी के लिए आ रहे, ऐसे ये कंपनी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो आगे की बात ज्यादा नहीं करेंगे। तो इसी में सवाल ये पूछा जाता है, विच कंपनी इज कॉल्ड द, बेसिकली नॉट कंपनी है ये सब,
पहले तो जापान की बात कर रहा था। जापान में टेक्सटाइल के लिए एक शहर फेमस है, ओसाका, उसका नाम याद कर लो, बुक में दिया हुआ है बकायदा। तो ओसाका इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ जापान, है ना। ये कुछ डेटा है, जबरदस्ती याद करा रहे हैं, तो इनको याद रखना है। तो ओसाका, OSAKA इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ जापान। ऐसे ही ऑटोमोबाइल के बारे में भी बुक में नाम दिए गए हैं, उनको भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये होगा चैप्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है वो है आईटी इंडस्ट्री। काफी मुझे अच्छा लगा कि इसमें आईटी इंडस्ट्री को भी जगह मिल गई है इसी बुक में, है ना। तो आईटी इंडस्ट्री भी दुनिया में कहां से निकली है? ऑब्वियसली अमेरिका से निकली है। लेकिन फिर इंडिया में आईटी ने कितनी जोर से ये पकड़ बनाई कि आज दुनिया में नंबर 1 आईटी इंजीनियर्स का देश इंडिया है। उसके पीछे काफी सारे कारण है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा है, तो अमेरिका चाह के भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता था। लेकिन इंडिया ने जो ग्रोथ दिखाई है, काफी जल्दी इस चीज को पकड़ा, क्योंकि 2000 तक इंडिया में टेक्नोलॉजी जीरो थी ऑलमोस्ट, ठीक है ना। उसके बाद 2000 से लेके 2021 तक में हम दुनिया के नंबर 1 आईटी इंडस्ट्री के कंट्री बन गए हैं। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी कंट्री के वर्क मैनेजमेंट का। और कुछ खास लोगों का नाम भी ले लूं मैं यहाँ पे, बुक ने तो नहीं लिया है, जैसे कि ध्यान से सुनना, रतन टाटा, इन्होंने टीसीएस लॉन्च कर दी, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है आज की डेट में। जबकि रतन टाटा को खुद को टेक्नोलॉजी की कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। अगेन रिस्क टेकिंग, तो रिस्क टेकिंग इंपॉर्टेंट बहुत होती है लाइफ में। इतने सारे एग्जांपल आज हमने देखे, उससे सीखो, है ना। इसके अलावा और भी नाम लूं मैं, अजीम प्रेम जी विप्रो के मालिक हैं, ठीक है। एक और अपनी कंपनी है इन्फोसिस, इसके मालिक हैं नारायण मूर्ति। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं। सरकार का इतना बड़ा हाथ नहीं मानूंगा मैं कभी भी। प्राइवेट कुछ लोगों ने इंडिया को सॉफ्टवेयर में या आईटी में बहुत आगे ले गए। ये 3-4 नाम जो मैंने लिए, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं दुनिया भर की कंपनीज के, कि इतने एम्प्लॉय अपनी कंपनी में इन्होंने हायर किया आईटी के, जिसकी वजह से इंडिया में इंजीनियरिंग का क्रेज बढ़ गया। ध्यान से सुनना, एक टाइम आया था इंडिया में इंजीनियरिंग क्रेज में थी, क्यों थी? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3-4 पीपल। इन्होंने इतनी इंडस्ट्रीज खोल दी थी ऐसे इंजीनियर के लिए कि लोग सोच रहे थे इंजीनियर बनते जाओ, जॉब मिलती ही रहेगी। लेकिन इनकी भी एक लिमिट आ गई, उसके बाद इंजीनियरिंग फेल हो गई। तो ये मैं मार्केट की केस स्टडी भी बता रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से समझो इसको, है ना, कि मार्केट कैसे बूम भी किया और मार्केट कैसे फ्लॉप भी हो गया। क्योंकि इंडियन लोगों को चीजों को देखने का तरीका जो है वो बहुत खराब है। जहां मौका मिलता है वहीं टूट पड़ते हैं। तो ये गलती है ना। ईयर 2000 के बाद इंजीनियरिंग ऊपर आई, लेकिन हमने सोचा कि बस अब यही होगी, तो वहां हम फेल भी कर गए। और फेल नहीं होते अगर जॉब मांगने वालों की बजाय कुछ लोग जॉब देने वाले बन जाते, तो शायद ये प्रॉब्लम कभी भी हमारे सामने ना आती और हम खुद अपना गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक भी शायद बना रहे होते। नंबर 1 आईटी इंडस्ट्री होने के बाद भी हमारी कोई सिग्निफिकेंट ऐप नहीं है आज दुनिया में, कोई वेबसाइट नहीं है जो दुनिया में नंबर 1 पे हो। कुछ भी ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हम पीछे भी हैं। हम सिर्फ दुनिया की चीजों को कॉपी पेस्ट करने वाली आईटी इंडस्ट्री है, ये भी याद रखना। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आखिरी चैप्टर हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन। तो लाइफलाइन में ज्यादा कुछ नहीं, रेलवे का नाम आएगा, जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की, लेकिन इंडिया की लाइफलाइन है रेलवे। इंडिया आज फिर से देखो, ऑक्सीजन की कमी आई, किसने हेल्प की? रेलवेज ने। अदरवाइज हम आज फिर से वही देख रहे होते, भयंकर तबाही देख रहे होते, अगर रेलवे बीच में ना आता। तो रेलवे इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सस्ती से सस्ती रेट में तेजी से पूरी स्पीड के साथ कोई ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है इंडिया के अंदर बहुत तेजी से, तो वो है रेलवे। तो खास तौर पे ये चैप्टर रेलवे के लिए है। इसके अलावा नदियों के लिए भी है, जैसे गंगा को इंडिया की लाइफलाइन कहते हैं, जीवनदायिनी नदी कहते हैं। तो ऐसी कई सारी और भी चीजें इस चैप्टर में कवर की गई हैं जो एक कंट्री को हेल्प करती है ग्रो करने में, जैसे कि रिवर्स, रेलवे एंड सो ऑन। टेली कम्युनिकेशन इसमें आएगा, जिसकी हमने पूरे अभी तक बात नहीं की है। अगर कोई कंट्री इंटरनेट के मामले में या टेलीकम्युनिकेशन के मामले में आगे निकल गई है, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। तो इस तरह ज्योग्राफी की बुक पूरी की पूरी खत्म हो गई है एक ही दिन में कायदे से। अब कल का काम यह है कि तुम लोगों को घर से कोशिश करो 1, 2 और 3 चैप्टर पढ़ के आ जाओ, और इन पे कल हम डिस्कशन करेंगे, ना कि बेसिकली स्टडी, है ना। पढ़ाई नहीं करेंगे इनकी हम, कि मैं एक अक्षर लेके हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कथा बता रहा हूँ। कोशिश करो अपने से भी जितना तुम इन चैप्टर से अंदर तक ले जाओ कि कितना बड़ा बदलाव आता है इन छोटी छोटी चीजों से हमारी लाइफ में, तो वो हमारी कोशिश होनी चाहिए इस चैप्टर से, ठीक है। तो टाइम देख लेते हैं, आज टाइम कितना हो गया है? अभी 5 ही बजे हैं। चलिए, तो एक काम करते हैं, चैप्टर नंबर 1 को हाईलाइट्स में देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा बहुत।
चलिए तो देखो यहाँ पर चैप्टर 1 में सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ह्यूमन बीइंग को 3 चीजों से जोड़ा है। हाँ, कल सुबह? क्यों सुबह क्यों? तो सुनो, कल और शाम को कर लेते हैं। मेरा क्या है, अभी सुबह का शेड्यूल थोड़ा वो सोने का अलग से बना हुआ है, तो मैं थोड़ा संडे को ट्राई भी कर लेता हूँ और सुबह का टाइम रख लेंगे मंडे से, है ना। कल सैटरडे है तो कल और यही टाइम रखते हैं ना। चलो तो फर्स्ट पेज में मैं थोड़ा सा बुक यहीं से ही दिखा दूं। काफी बढ़िया डिवीजन किया हुआ है रिसोर्सेज का। फर्स्ट पेज ऑफ द बुक है ये, चैप्टर 1 दिख रहा होगा, और अब नीचे जाओगे इस चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज पर तो ये दिख रहा है। थोड़ा पास लाता हूं, देखो क्या क्या डिवीजन है। रिसोर्सेज दो तरह के हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड, या जो भी नाम दिया है वहां पे, मैन मेड या ना आर्टिफिशियल, जो भी लिखा हो। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद अब नेचुरल के कितने क्लासिफिकेशन किए हैं वो तुम लोग देख लो, मैं अभी बाद में देखूंगा। ये यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जिसमें ये फ्लो चार्ट देख लिया उसके लिए आधी किताब यही फर्स्ट पेज पे ही खत्म हो जाएगी, जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूं। तो इसी को ही डिटेल में आगे के पेजेस में बताया है। तो जिसने ये फ्लो चार्ट फर्स्ट पेज पे देख लिया उसको फर्स्ट चैप्टर पूरा यही समझ में आ जाएगा। मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूं, फर्स्ट पेज पे ही दिया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, रिसोर्सेज को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब है वो रिसोर्स कहां से आया। तो इसमें दो टाइप की है, बायोटिक, एबायोटिक। मतलब अगर वो लिविंग चीजों से आया है, कोई रिसोर्स जो लिविंग है तो वो बायोटिक कहलाएगा, और नॉन लिविंग है तो वो अबायोटिक कहलाएगा, ठीक है। फिर है एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्ट होने का मतलब होता है खत्म होना। तो कोई रिसोर्स एग्जॉस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इनको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ये क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, कि कोई रिसोर्स एग्जॉस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो नॉन रिन्यूएबल है, ऐसे। नेक्स्ट है ओनरशिप का, कि कोई रिसोर्स का मालिक कौन है। जैसे इंडिविजुअल रिसोर्स, पहला है इंडिविजुअल, कोई रिसोर्स जो सिर्फ एक इंसान का ही हो। जैसे कि मेरे पास कोई, मान लो मैंने अपना पहले दिन जब हवाई जहाज बना था तो ऑर्बिल और बिरबल राइट, ये दो भाई थे जिन्होंने बनाया, राइट ब्रदर्स, उनका ही था वो। आज लेकिन वो कॉमन सोसाइटी का हो गया, सोसाइटी का रिसोर्स बन गया है। तो ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स जो सिर्फ एक आदमी को ही बिलोंग करते हैं, है ना, उसी की हेल्प कर सकते हैं। फिर है कम्युनिटी रिसोर्सेज, इनमें पानी वानी ये सब आता है, जो पूरी सोसाइटी की हेल्प करते हैं। पानी भी नहीं, उससे भी थोड़ा छोटा लेना, सड़क वड़क, ऐसा कोई एग्जाम्पल। फिर आएगा नेशनल रिसोर्स, जो पूरे देश के काम का है। कुछ चीजें हैं ऐसी जो किसी एक इंसान को बिलोंग नहीं करती, ना किसी कम्युनिटी को, कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है या मुस्लिम्स के लिए है या किसी कम्युनिटी के लिए, सबके लिए होती है, पूरे कंट्री के लिए होती है, तो नेशनल रिसोर्स। और अगर पूरी दुनिया के लिए है देन इट बिकम्स एन इंटरनेशनल रिसोर्स, जैसे कि समंदर। समंदर इंटरनेशनल रिसोर्स है, ध्यान से सुनना। हमने समंदरों को भी बांटा है लेकिन उसे इंटरनेशनल रखा है, मतलब किसी के लिए किसी को भी दिया नहीं, सबको ही दे दिया, बांट तो रखा है सबने, ऐसे है ना इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट ऑन द स्टेटस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी उस रिसोर्स को हम किस हद तक उपयोग कर सकते हैं। तो इसके है पहला पोटेंशियल, यानी कोई ऐसा रिसोर्स जिसमें क्षमता तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि यूरेनियम, जिसपे एटम बम तो बना लिया हमने लेकिन उसको यूजफुल वे में यूज नहीं कर पा रहे कि उससे बिजली कैसे बनेगी। तो मतलब यूरेनियम में पोटेंशियल तो बहुत है बट हम पे उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे रिसोर्स जिनकी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता लेकिन क्षमता का पता चल गया, इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। हमें पता तो है कि ये हेल्पफुल है लेकिन हेल्प अभी भी नहीं ले पा रहे, हमारी जरूरतों को पूरा आज भी नहीं कर पा रहे उनसे। दूसरे डेवलप, डेवलप मतलब जिनसे पूरा उपयोग कर रहे हैं उनको निचोड़ ले रहे हैं बिल्कुल, जैसे कि नदियां और जो भी हवा से हैं, जो भी हम देख रहे हैं आसपास, डेवलप्ड। और तीसरे रिजर्व, जिनका ना तो पता है कि क्या फायदा उठाया जा सकता है और ना कोई टेक्नोलॉजी, जब फायदा ही नहीं पता तो फिर टेक्नोलॉजी का डेवलप करेंगे। तो ये रिजर्व, यानी काफी चीजें हैं धरती में जो चुपचाप पड़ी हैं, हम उनको देख रहे हैं रोज के ये हैं लेकिन ना उनका कोई फायदा समझ में आ रहा है और ना ही उनपे कोई फायदा लेने की टेक्निक हमारे पास आज अवेलेबल है। तो ऐसी भी कुछ चीजें हैं, चैप्टर में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनसे ज्यादा अच्छे से समझना। और बस इसके बाद चैप्टर शुरू हो जाता है अपनी कथा सुनाने में कि कैसे हम रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, और इसी में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आराम से इसको आज घर से पढ़ के आओ, फिर चैप्टर 2 भी पढ़ना, ठीक है। सॉइल के बारे में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पढ़ने की कोशिश करना।
और मैं देख पा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर में ही सॉइल के बारे में बात हो गई है, तो एग्रीकल्चर वाले में सॉइल पे कम बात होगी, फसलों पे ज्यादा होगी। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में यहाँ दिया हुआ है। चैप्टर 2 में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, उसको भी मैं ऊपर ऊपर से देख पा रहा हूँ। इसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। इसमें हमने जानवरों को कुछ कैटेगरीज में बांटा है। जैसे कि पहली है नॉर्मल स्पीशीज, यानी जिन पे कोई खतरा नहीं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, बैल, बकरी, सब, ये नॉर्मल स्पीशीज। फिर है एंडेंजर्ड, जिन पे थोड़ा खतरा है ना, चीता वगैरह वगैरह। जैसे इसमें एग्जांपल लिए हैं, क्रोकोडाइल का लिया है। ठीक है, सलमान खान पे जो केस चला था काला हिरण, वो भी एंडेंजर्ड है। ठीक है, बहुत कम बचे हैं और खतरे में है। सलमान खान ने गोली मार दी थी काले हिरण में, बंदूक शिकार करने के नाम पे, तो उस पर केस चला था हाई कोर्ट में। ठीक है, हालांकि कोई अभी फिर वो मतलब बरी कर दिया हाई कोर्ट ने, क्योंकि कोई क्लियर सबूत नहीं है कि वो सलमान खान ने चलाई थी। ठीक है, और ऐसा बताते हैं कि सलमान खान के ड्राइवर ने वो इल्जाम खुद पे ले लिया था, तो उसने सलमान खान ने पैसे दे दिए होंगे, करोड़ों करोड़ों, तो हो गया, और क्या, काम चल गया, जो भी है। फिर ऐसा है कुछ नहीं, फिर वो ड्राइवर गया होगा अंदर किसके, नहीं गाइड तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तुम बुक को ही इतना ध्यान से पढ़ चुके हो कि गाइड से ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और गाइड तो देखो ऐसा है, गाइड लोगे भी तो ऐसा है, ज्योग्राफी की अकेले की गाइड आती नहीं है, वो पूरी सोशल की आती है। तो अभी तो मत लो, 2-4 महीने किताबों के साथ खुद से डील करो, फिर जब एग्जाम्स आएंगे ना तब ले लेना 2-3 महीने पहले एग्जाम से, क्योंकि तब तो मैं सिर्फ ये मतलब होगा कि इस किताब में क्या है, क्वेश्चन कम है। कोई कोई अभी तो एग्जाम का कोई रोल ही नहीं है, तो अभी तो सिर्फ क्या है, नॉलेज पे फोकस करो कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्या हुआ। कर्फ्यू लगा हुआ है ना यहाँ पे, वो तो एक ही आता है, बाकी सब ऑनलाइन ही है यहाँ पे, और वो एक भी आ जाता है थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, क्योंकि समझ रहे हो ना, इंडिया में भी इतनी पुलिस नहीं है ना कि हर गली में खड़ी कर सके। इंडिया में या किसी भी शहर में अभी इतनी पुलिस नहीं है कि हर गली में खड़ी कर सके, समझ रहे हो ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेम पुलिस वाला शहर की 10-20 गलियों का चक्कर लगाता है, तो जब तक वो 20वीं गली में गया है, आप पहले ऐसे करते रहते हैं। तो हाँ, वही वही, तो कुछ जगहों पे आती है, कुछ जगहों पे नहीं भी आती है, तो हाल है। चलो आगे देखिए, पहले तो एक दिया है वल्नरेबल। ठीक है, तो वल्नरेबल क्या होते हैं, एक ऐसी स्पीशीज जिसकी पॉपुलेशन लगातार गिरती जा रही है, और अगर इससे नीचे गिर गई तो ये प्रजाति एंडेंजर्ड हो जाएगी। एंडेंजर्ड अभी हमने देखा जो खतरे में है, वल्नरेबल उससे थोड़ी सी सेफ है, समझना है ना। एंडेंजर्ड ज्यादा खतरनाक मानते हैं, वल्नरेबल खतरे से थोड़ा पीछे है। लेकिन अगर इनकी पॉपुलेशन इसी तरह गिरती रही तो इनको वल्नरेबल से काय में डालना पड़ेगा, एंडेंजर्ड में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होते हैं, इसमें कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि एशियाटिक एलिफेंट, जो एशिया वाले, हाँ नहीं, ये है तो सही, लेकिन इनकी पॉपुलेशन अभी जिस तरह घट रही है, अगर उसी तरह घटती रही तो 2-4 महीने, 2-4 साल में ये कौन हो जाएंगे, एंडेंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, एंडेंजर्ड कौन होते हैं, एंडेंजर्ड वो है कि अगर इनका ख्याल नहीं रखा, इनको तो आज ही ख्याल चाहिए, इनका ख्याल नहीं रखा तो मान लो 2-4 साल में ये जानवर आप भूल जाना कि था। ठीक है, एंडेंजर्ड, हाँ विलुप्त, देखो सुनो उल्टा बताता हूं, जो विलुप्त हो गए उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट, ये मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, उल्टा सीखते हैं। जो विलुप्त हो ही गए, मतलब अब तो वापस आ ही नहीं सकते, वो है एक्सटिंक्ट, विलुप्त। जैसे डोडो, डोडो एक एग्जांपल है, और एक आध एग्जांपल है तो, एक पक्षी था पिंक कलर का था, बढ़िया दिखता था, वो गायब हो चुका है, तो एक्सटिंक्ट गए। फिर इसके नीचे एंडेंजर्ड, जस्ट नीचे, मतलब अगर इनका ख्याल नहीं रखा तो भाई साहब भूल जाना, या हो जाएगा इनका, समझ गए। तो इनको पूरा ध्यान दिया जाता है, वरना ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बचाया जाता है। तो एंडेंजर्ड में कौन है, लॉयन वॉयन है, कुछ है ना, नाम ले रहे थे अपन, ब्लैक बक, काला हिरण, ठीक है, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, ये कुछ खतरे में है ना, तो इनको ख्याल देना आज ही शुरू कर चुकी है सरकार, ये सब चल रहा है, इनके लिए प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। फिर इसके नीचे आती है वल्नरेबल। अब फायदा कुछ नहीं है, बेसिकली ये इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंसान की नजर से देखोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक है इंसानों के लिए, लेकिन नदियों के लिए जरूरी है, वहां ये मछलियों की पॉपुलेशन को मैनेज कर देता है और बहुत सारी चीजें करता है, तो वो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है वल्नरेबल। तो वल्नरेबल इससे नीचे है, मतलब ये पॉपुलेशन इनकी घटती जा रही है, अगर इसी रफ्तार से घटती रही, जिस रफ्तार से जा रही है, तो ये एंडेंजर्ड हो जाएंगे थोड़े दिन में।
तो इनको यही केयर करो कि ये और बढ़े, घटे ना उल्टा, ताकि ये कॉमन स्पीशीज में जाए, नॉर्मल स्पीशीज में चला जाए। वल्नरेबल से हम इसको आगे बढ़ा के नॉर्मल तो बढ़ा सकते हैं, अगर ध्यान नहीं दिया तो एंडेंजर हो जाएगी, और एंडेंजर तो वो है कि फिर वो एक्सटिंक्ट में चले जाते हैं। चलो इसके नीचे फिर अलग है। अब अलग वाली कौन सी है, तो ये 3 कैटेगरी है खतरे वाली, ठीक है। अब अलग अलग कौन सी कैटेगरी है, रेयर। रेयर क्या होती है, जो हर जगह नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खतरे में है, इसका मतलब है कि ये मिलती ही कम जगहों पे है, ओवरऑल नहीं, यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। जैसे कि इंडिया के वो बंगाल टाइगर, अब वो बंगाल टाइगर तो बंगाल में ही मिलेगा, अब दूसरा बंगाल कहीं और हो तो बात करें उसकी। तो ऐसा, तो ये होती है रेयर स्पीशीज, ठीक है। जैसे इसमें दिया है हिमालयन ब्राउन बियर, भूरे कलर का भालू हिमालय में पाया जाता है, वो हिमालय में पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता, ठीक है। ऐसी एशियाटिक बफेलो, एशिया में जो भैंसे पाई जाती है वो कहीं नहीं पाई जाती है, सब डिफरेंट डिफरेंट है ये। फिर इसके नीचे है एंडेमिक। एंडेमिक, इसको बताता हूं ये क्या होती है, ठीक है। तो एंडेमिक का यहां दिया हुआ है, जो एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, वो भी ज्योग्राफिकल और नेचुरल बैरियर के बीच में, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, कंट्री या रीजन से भी लेना देना नहीं है, किसी एक जंगल में, पर्टिकुलर जंगल, जैसे अमेजोन के जंगल में ही पाया जाता है बस। तो अमेजोन का जंगल तो खुद पूरा ब्राजील भी नहीं हुआ, अमेजोन इज इन ब्राजील, तो पूरा ब्राजील कंट्री भी नहीं बोलना, सिर्फ अमेजोन के जंगल ही बोलना है, तो इसको बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है। जैसे इसमें दिया है निकोबार पीजियन, तो निकोबार में पाया जाएगा, इंडिया मत बोलना, ऐसे बिल्कुल ही स्पेसिफिक है ना। जैसे गुजरात वाला जो बंगाल टाइगर है, वो गुजरात में ही, उधर इस तरफ भी मिल जाते हैं, गुजरात में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो निकोबार टाइगर, अंडमान टील, कुछ नाम दिए हुए हैं ऐसे ही। अरुणाचल प्रदेश का एक जानवर है मिथुन, ठीक है, तुमने सुना होगा मिथुन राशि होती है, उनमें जो मिथुन, वो जानवर बकरी जैसा दिखता है, वो जानवर है सच में, वो लेकिन सिर्फ कहां पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये होते हैं एंडेमिक। और एक्सटिंक्ट बता रहे हैं आखिरी में, जो मैंने सबसे पहले बता दी थी, जो विलुप्त ही हो गए, जिनको अब लाना नामुमकिन हो गया है। और नॉर्मल थी, नॉर्मल नॉर्मल है, इनके साथ कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे ये चैप्टर चलेगा, चैप्टर 2। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बुक को पढ़ो, चैप्टर 3 तक लेके जाओ, जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी उन पर डिस्कशन करेंगे, और कल की क्लास में 4, 5, 6, 7 पे यही लाइव डिस्कशन रख के बुक को तो एक ऊपरी ऊपरी तौर पर खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। हाँ, चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ लो, है ना आज घर। हाँ, 2 तक पढ़ो, देखो ट्राई करो, फिर संडे भी अपने पास, मैं कोशिश कर रहा हूँ संडे तक में तुम लोग केमिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी को रिवाइज कर पाओ, केमिस्ट्री का एक और ज्योग्राफी के जितने कर पाओ, है ना, ठीक है। ठीक है, तो क्लास छोड़ सकते हैं अभी, मैं एंड कर रहा हूँ, है ना। क्या हुआ, मैथ्स अपन देखते हैं, फिर इसके बाद मंडे से शुरू कर लेंगे, या मंडे से थोड़ा और दूसरा टॉपिक देखते हैं, डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैथ्स ले लेंगे, है ना। अभी अपन अच्छा चल रहे हैं, मैथ्स हो गया है, साइंस हो गया है, सोशल भी हो गया है। इंग्लिश बोल रहा हूँ ना मैं, अभी अपन पहले ये मेन सब्जेक्ट खत्म कर ले, फिर अपन हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाऊंगा, मैं संस्कृत भी पढ़ा देता हूँ पैसे, ठीक है। ठीक है, चलो बाय।